गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारी यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो यूनिट 4 है उसके अंदर जो हमारा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 5 है, जो कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से रिलेटेड है। अगर हम देखें तो ये हमारा कंटिन्यूस लेक्चर 21 लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम रेशनल, यूनोडो एंड लिटिल मिल्डेस अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, जो कि SCBA से रिलेटेड होती है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से रिलेटेड होती है। और आज के लेक्चर के अंदर देखें हम तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। अगर हम SCBA के बारे में समझें तो SCBA मीन सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक डिसीजन सपोर्ट टूल है, जो कि प्रोजेक्ट और पॉलिसी के जितने भी इम्पैक्ट्स हैं उनको मेजर करने या उनके वेटेज को देखने के लिए किया जाता है। जब हम कंपेयर करते हैं अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, जैसे कि हमारे कैपिटल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, अगर इसके ब्रॉड रेंज में अगर हम देखें कि उसका हमारी सोशल इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, जैसे ट्रैवल टाइम सेविंग्स क्या है, ट्रैवल कॉस्ट क्या है, क्या इम्पैक्ट है हमारे अदर मोड्स के, क्या क्लाइमेट है, किस तरीके की सेफ्टी है, किस तरीके का इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम अपने SCBA के थ्रू देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो एक तरीके की टेक्निक है, जहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं उन मॉनेटरी वैल्यूज़ को, जहाँ पे हम सारे बेनिफिट्स और कॉस्ट को असाइन कर रहे हैं किसी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू को एसेस करने के लिए, जहाँ पे हमारा कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और साथ साथ ये जो हमारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इसको हम बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये इवैल्यूएट करना हो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के रिलेटिव वैल्यू में किस तरीके से हमारे अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो जब हम अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखते हैं तो इसको एक रेशनल तरीके से यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम अब जस्टिफाई कर सकें अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को, और इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम अपने फाइनेंशियल और मॉरल पर्सपेक्टिव्स को। तो अगर आप देखें तो डेविड कॉप ने क्या कहा था किसी एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर, कि जो मॉरलिटी है, रीज़न है, या कोई भी मैनेजमेंट साइंस है, वो हमारे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के रेशनल होते हैं। इसके बाद आप देखें तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, कि अगर हम फाइनेंशियल रेशनल की बात करें तो जो फाइनेंशियल रेशनल है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें जस्टिफाई करना हो कि हमें अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को किस तरीके से यूज़ करना है। तो हम असाइन करते हैं उन मॉनेटरी वैल्यूज़ को अपनी सभी कॉस्ट और बेनिफिट्स के अंदर, जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को असेस किया जाता है और अपने प्रपोज्ड प्रोजेक्ट या प्रोग्राम्स में प्रॉफिट को असेस किया जाता है। और इसके वैल्यूट से हम ये देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या होंगे जब हम अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करेंगे। तो इस तरीके की जो फाइनेंशियल एनालिसिस होती है, इसका यूज़ हम अपने मॉनेटरी ग्राउंड्स को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, और साथ साथ जस्टिफाई करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ये एक सर्व है, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमिक वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ द मॉरलिस्ट रेशनल। अगर हम मॉरलिस्ट रेशनल की बात करें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि ये एक एबिलिटी है जहाँ पे हम अपनी कॉस्ट वैल्यूज़ को एलोकेट कर रहे हैं किसी भी इथिकल कंसर्न के अंदर, जिससे कि हम अपनी प्रपोज एक्टिविटीज़ को रेज कर सकें, अपनी पॉलिसीज़ को रेज कर सकें, और अपने प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स को रेज कर सकें। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर हमने किसी भी कॉस्ट और बेनिफिट को असाइन किया है किसी भी एक प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल डैमेजेस हैं, जब हम किसी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं तो जो डिसीजन मेकर हैं वो किस तरीके से अलाउ करेंगे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जब वो इवैल्यूएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ओवरऑल वैल्यूज़ को, वर्थ को, जिससे कि वो अपने पोटेंशियल इन्वायरमेंट डैमेजेस को बचा सकें। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि जब हम अपने कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हैं विदाउट इंक्लूडिंग द सब्जेक्टिव व्यू ऑफ द एनालिस्ट, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो रेशनलिस्ट क्या करते हैं, अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को व्यू करते हैं, तो इस वे में हम कंट्रीब्यूट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने सोशल पॉलिसीज़ को और प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करेंगे किसी भी सोशली रेशनल के लिए। तो जो सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट हैं किसी भी प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या पॉलिसी या किसी भी एक्टिविटी में, तो उसको असाइन करने के लिए हमें एक क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ लेनी होती है, जो कि अलाउ करती है हमारे ऑब्जेक्टिव को, जिससे कि हम अपने पोटेंशियल आउटकम्स को एस्टिमेट कर सकें, और इसका यूज़ हम अपने जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए भी करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिस्क एनालिसिस, कि अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखें तो ये प्रोवाइड करता है हमें एक रिस्क मैनेजमेंट टूल, क्योंकि
जब हम प्राइमरी मेजर करते हैं अपने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को किसी भी एक्टिविटी के अंदर, तो हमें सर्व करना होता है एक कॉम्पिटिटिव टूल, जिससे कि हम ये चूज़ कर सकें कि हमारे बेस्ट अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ क्या होंगी। तो जब कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है तो वो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिस्क एनालिसिस टूल से ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को इवैल्यूएशन कर सकें जो कि एक किसी एक्टिविटी में होगी, और साथ साथ ये हमें प्रोवाइड करती है एक एडिशनल रेशनल जिसका यूज़ हम अपने प्रोजेक्ट एक्टिविटी या किसी भी पॉलिसी के अंदर करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूनोडो, मीन्स यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम यूनोडो के बारे में समझें तो जो यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक फ्रेंच और स्पेनिश वर्ड से ली गया है ONUDI, जो कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि असिस्ट करती है कंट्रीज़ को उसके इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम देखें तो यूनोडो का जो हेडक्वार्टर है वो UN में है, मीन्स यूनाइटेड नेशन में है, और इनके जो ऑफिसेज हैं वो वियना ऑस्ट्रिया में है। और अगर हम परमानेंट प्रेजेंस देखें तो 60 कंट्रीज़ के अंदर इनके ऑफिसेज हैं जो कि एक एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अप्रैल 2019 के अंदर यूनोडो ने कॉम्प्राइज़ किया था 170 मेंबर स्टेट्स को, और उन्होंने एक साथ सेट किए थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को, प्रिंसिपल्स को, जो कि एक बे एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस में किया गया था। अगर हम देखें तो यूनोडो जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1966 के अंदर, जो कि UN जनरल असेंबली ने किया था, और इसने इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए इस्टेब्लिश किया जिससे कि हम अपने जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनको प्रमोट और एक्सीलेट करें किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। और साथ साथ हमें ये मर्ज करना होता है कि किस तरीके से हम डीकोलोनाइजेशन करें अपने रिकॉर्ड नंबर्स, जो कि एक लिटिल इंडस्ट्रियल बेस होते हैं। 1979 के अंदर हमने देखा कि जो हमारी 15 स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, मीन्स यूनाइटेड नेशंस की, वहाँ पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया था इस फोर्स के अंदर 1985 के अंदर, और हमने ये देखा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रीस्ट्रक्चर्ड की गई थी, रिफॉर्म की गई थी सेवरल टाइम। और 2013 के अंदर लीमा ने ये डिक्लेयर किया था कि हम एक मिशन को एक्सपेंड करेंगे जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से हम अपने इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि क्या बेनिफिट हैं हमारे ग्रेटर नंबर ऑफ़ पीपल जो कि अपने इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करना चाह रहे हैं। और यूनोडो जो है वो एक मेंबर है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट ग्रुप का, जो कि कोलिशन है UN एंटिटीज़ का, जिसका एम है कि हम किस तरीके से अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफ़िल कर सकें। उसके बाद अगर देखें तो 2018 से 21 के बीच में यूनोडो ने एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ इंक्लूड की थी, जिससे उन्होंने क्रिएट किया था कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉस्पेरिटी को शेयर कर सकते हैं। उसके एडवांस में हमने देखा था कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस है, सेफगार्डिंग है हमारे इन्वायरमेंट की, या अपनी नॉलेज की स्ट्रेंथनिंग या इंस्टीट्यूशन की, तो उन सब गोल्स को हमें अचीव करने के लिए हमने टेक्निकल कोऑपरेशन, पॉलिसी एडवाइस, एनालिसिस एंड रिसर्च, डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, और जो पार्टनरशिप है हमारे नॉलेज ट्रांसफ़र की, और नेटवर्किंग है जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का, वो हमारे गोल्स के अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद अब देखें तो जो यूनोडो है उसने एम्प्लॉय गए हैं 670 स्टाफ, और अगर देखें तो वो कुछ सर्विसेज को ड्रॉ कर रहे हैं 2800 इंटरनेशनल एंड नेशनल एक्सपर्ट्स के रूप में। और अप्रॉक्सीमेटली हम देखें तो हाफ ऑफ हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं। और अगर हम एनुअली देखें तो ये जो हमारे स्टाफ हैं यूनोडो के, ये काम करते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के असाइनमेंट्स को करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोग्रामेटिक फोकस करती है अपने स्ट्रक्चर को, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन मीडियम टर्म प्रोग्राम फ्रेमवर्क 2018 से 21 के बीच में रखा, और उनकी 4 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ थी। पहली थी कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी को, जिसको हमें वर्ल्ड वाइड शेयर करना है, किस तरीके से हम अपने इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को एडवांस करना है, किस तरीके से हमें अपने इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करना है, और किस तरीके से हमें अपने नॉलेज और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ पहुंचानी है। और अगर हम देखें तो हर एक जो हमारी प्रोग्रामेटिक फील्ड्स हैं किसी भी एक्टिविटी में, तो उसके कंटेंट में हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हैं।
और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से हम हॉलिस्टिक मैनर से अपने इफ़ेक्टिव आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं, और जो भी इम्पैक्ट्स हैं उनको किस तरीके से यूनोडो के जो 4 फंक्शंस हैं वो किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला है टेक्निकल कॉर्पोरेशन, दूसरा है एनालिटिकल एंड रिसर्च फंक्शन एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज, थर्ड वन इज़ नॉर्मेटिव फंक्शंस एंड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़, और लास्ट है कन्वेंसिंग एंड पार्टनरशिप फॉर द नॉलेज ट्रांसफर नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। अगर आप देखें तो इन सब फंक्शंस को कैरी करने के लिए हमें एक कोर रिक्वायरमेंट होती है, एक मिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यूनोडो ने क्या किया था, अपने कंसीडर में इन चीज़ों को इंक्रीज़ किया था अपनी टेक्निकल सर्विसेज को 10 साल के अंदर अंदर, और इस सेम टाइम के अंदर उन्होंने सब्सटेंटली क्या किया, इंक्रीज़ किए अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन को। उन्होंने टेस्टिफाइंग किया अपने ग्रोइंग इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इफ़ेक्टिव तरीके से उन्होंने कैटलिस्ट किया अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्विसेज को। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ LM अप्रोच, जिसको हम कहते हैं लिटिल मिडलेस अप्रोच। आप ये देखेंगे कि जो LM अप्रोच है वो IMD लिटिल और JM मिडलेस ने डेवलप की थी इस अप्रोच को, और यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को। ये एक तरीके की कोर अप्रोच है जो कि सोशल कॉस्ट को बताती है जब हम किसी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपनी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जो कि बिल्कुल डिफ़र होती है जो भी हम प्राइस उसकी पे करते हैं। तो इसके रिक्वायर में हम देखते हैं कि क्या शेडो प्राइस होगी जिसको डिनोट किया जाता है उसकी रियल वैल्यू से, जो कि किसी सोसाइटी के रिसोर्सेज की होती है। और अगर हम देखें तो जो LM है वो ये बताती है कि प्रेजेंट जो हमारी सोशल इनकम है वो अनकमिटेड है। तो अगर हम देखें तो जो शेडो प्राइजेस है ट्रेडेड गुड्स की, तो जो शेडो प्राइजेस है ट्रेडेड गुड्स की वो सिंपली ये बताती है कि बॉर्डर और इंटरनेशनल प्राइजेस क्या होती हैं। तो अगर आप किसी भी गुड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो शेडो प्राइस होगी वो आपकी FOB प्राइस होगी, मतलब फ्री ऑन बोर्ड प्राइजेज होगी। और अगर आप किसी भी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो शेडो प्राइजेज होगी वो CIF प्राइस होगी, मीन्स आपके कंज्यूमर इंश्योरेंस और आपका जो भी फंक्शन है उसके रिलेटेड होगा। और अगर आप देखें कि अगर हम शेडो प्राइजेज देखें अपने नॉन ट्रेडेड गुड्स की, तो जो नॉन ट्रेडेड गुड्स हैं वो गुड्स हैं जो कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एंटर नहीं किए जाते किसी भी नेचर के अंदर। तो कोई भी जो लैंड और बिल्डिंग या ट्रांसपोर्टेशन है, और अगर इनकी बात करें हम तो यहाँ पे किसी भी बॉर्डर प्राइस को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। अगर हम देखें कि क्या क्या सिमिलरिटी है यूनोडो और LM अप्रोच के अंदर, तो हम कंसीडर ये करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी है यूनोडो अप्रोच में और LM अप्रोच में, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं उन शेडो प्राइजेस का जो कि एक रिफ्लेक्ट करती है सोशल वैल्यू को। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक का। और लास्ट क्या है कि जब हम किसी अकाउंट में इनको लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं जब उसकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट या इनकम को देखा जाए किसी भी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है यूनोडो अप्रोच और LM अप्रोच में, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनोडो और LM अप्रोच के अंदर हमें डिफरेंस बताया गया है कि अगर हम यूनोडो अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे किसी भी डोमेस्टिक करेंसी का यूज़ करते हैं हम अपने न्यूमरेटर में, और यहाँ पे LM अप्रोच के अंदर हम किसी भी इंटरनेशनल प्राइस का यूज़ करते हैं। यूनोडो अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी कंजप्शन किया जाता है वो एक मेजरमेंट बेस होता है, और LM अप्रोच के अंदर हम अनकमिटेड सोशल इनकम को मेजरमेंट करते हैं किसी भी बेस के अंदर। अगर यूनोडो अप्रोच के अंदर अगर हम देखें तो SCBA मीन्स सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको मीट करना होता है स्टेज बाय स्टेज। लेकिन अगर हम LM अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे वन प्लेस पे ही हम जितने भी SCBA के ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।